हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम ज्योग्राफी का फ्रेश चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मजेदार चैप्टर है। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। देखिए बेटा, एग्रीकल्चर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृषि। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। इंडिया जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है बेटा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को हम जो है एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी हम इंडिया की इकोनॉमी को क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की बेटा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही एंगेज रहती है। अगर आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपने एक प्राइमरी सेक्टर पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर को ही हम एग्रीकल्चर के सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है बेटा, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो फार्मिंग हम 3 चीजों के लिए करते हैं बेटा। एक सेल्फ कंजप्शन के लिए, एक बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए। एग्रीकल्चर करते क्यों है बेटा हम 3 चीजों के लिए। एक तो या तो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं बेटा, आपको पता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, या फिर हम किसी चीज का प्रोडक्शन इसलिए फार्मिंग इसलिए करते हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल बन के काम करे। जैसे शुगर कैन से जैगरी बन जाती है, कॉटन से फैब्रिक बन जाता है, वैसे ही। और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस वगैरह, ताकि उसे हम एक्सपोर्ट कर सके। जैसे टी की डिमांड बहुत ज्यादा है बेटा हमारे देश की, अरेबिक कॉफी की बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, और स्पाइसेस हमारे यहाँ साउथ के जो मसाले हैं बेटा उसकी भी काफी ज्यादा डिमांड रहती है बेटा। तो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया जो है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से या एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी पुराने हैं फार्मिंग में। और देखिए बेटा पिछले काफी सालों में कल्टीवेशन के जो मेथड्स हैं वो बदले हैं समय के साथ साथ। ठीक है, हर जगह का फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, फिजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, सोशियो कल्चर प्रोसेस में बदलाव आया है। ठीक है, पहले फार्मिंग जो है वो सब्सिस्टेंस के लिए करी जाती थी, अब जो है कॉमर्शियलाइजेशन के लिए करी जा रही है। तो आज भी जो है बेटा इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो तीनों फार्मिंग्स को हम एक एक करके क्या करेंगे बेटा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इसको अगर आप समझोगे बेटा तो ये क्या होती है बेटा, ये वो फार्मिंग टेक्निक है जो आज इंडिया के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में प्रैक्टिस करी जाती है। क्योंकि प्रिमिटिव शब्द निकला है पुराना। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, पी फॉर प्रिमिटिव, पी फॉर पुराना। ठीक है, समझ लेना आप बात को। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग टेक्निक है बेटा जो आज इंडिया के कुछ ही हिस्सों में करी जाती है, और ये फार्मिंग टेक्निक जो है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में प्रैक्टिस करी जाती है। और इसमें आज भी प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गेती, फावड़ा वगैरह। इसमें कोई मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि पुरानी टेक्निक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कोई फर्टिलाइजर्स, कोई केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है नेचर के ऊपर या नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, केमिकल डाल के नहीं है, नेचर के हिसाब से बढ़ेगी। सर इसमें इरिगेशन कुछ होता है, नहीं, ये पूरी की पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है मानसून के ऊपर। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में याद रखना है बेटा आपको, कुछ ही हिस्सों में करी जाती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे करी जाती है बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा ये है प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके करी जाती है और पूरी तरीके से नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी की एक टेक्निक होती है बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है बेटा मोस्टली ट्राइबल्स इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए बेटा, ट्राइबल्स क्या करते हैं, मान के चलिए एक जमीन के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब उसी जमीन के ऊपर बार बार वो कल्टीवेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्राइबल्स बेटा जंगलों को काट देते हैं और वहां पे जो बचे कुछ गुट्टे रह जाते हैं लकड़ी के, उस पर आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है, राख निकलती है, राख थोड़ी बहुत उड़ जाती है और कुछ जमीन पे गिर जाती है, यानी मिट्टी पे गिर जाती है। तो वो राख जो होती है वो नेचुरल मैन्योर का काम करती है, फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है और पुरानी वाली जमीन को छोड़ दिया जाता है ताकि वो जमीन जो है अपनी फर्टिलिटी को वापस से रीगेन कर पाए। तो इसलिए क्लियर करते हैं पैचेस ऑफ लैंड को, फिर उस पर आग लगा के जला देते हैं और फिर उस पर कल्टीवेशन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और याद रखना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा लो होती है। लो हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी केमिकल इनपुट्स या कोई भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, और याद रखना बेटा इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। और कंट्री के यानी कि हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग देशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। जैसे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से जूमिंग कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जूमिंग कहा जाता है, जैसे असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में। मणिपुर में से पैमलो कहा जाता है,
बस्तर और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ में से दीपा कहा जाता है बेटा, और अंडमान निकोबार में से डीपा कहा जाता है। हालांकि ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, ये आपको याद नहीं होती है, तो उसके मैं एक ट्रिक वीडियो अलग से बना दूंगा बेटा, जहां पे आप इसकी ट्रिक देख पाएंगे और ट्रिक के जरिए क्या कर पाएंगे बेटा, इनको याद कर पाएंगे। तो अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ देख लें और अगर याद हो सकती तो कर लें। हालांकि मैं इसकी आपको ट्रिक बना दूंगा। तो हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में से अलग अलग नाम से जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड में इस टेक्निक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी मैं क्या कर दूंगा बेटा, आपके लिए एक ट्रिक बना दूंगा। तो ये थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब दूसरी कौन सी है बेटा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसको समझिए बेटा। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, ये वो फार्मिंग टेक्निक है जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे पॉपुलेशन होती है ज्यादा। अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन में फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा होगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा तो अधिकतर बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जमीन के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बायोकेमिकल इनपुट्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जमीन के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए इस फार्मिंग को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि इस फार्मिंग टेक्निक को हायर पॉपुलेशन एरिया से प्रैक्टिस किया जाता है और इसमें हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स इस्तेमाल होने की वजह से, इस टेक्निक की वजह से जमीन के ऊपर एक्सेस ओवर अमाउंट में प्रेशर आ जाता है। एक और कारण है बेटा इसमें प्रेशर आने का, वो होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है पिताजी की प्रॉपर्टी बच्चों में बढ़ जाना। अब मान के चलिए, एज्यूम कीजिए एक पिताजी है, उनके पास 10 एकड़ की जमीन है। अब वो 10 एकड़ पे कल्टीवेशन करके घर को चला रहे हैं, लेकिन जब वो गुजर जाएंगे, गुजरने से पहले उन्होंने अपने 2 बेटों को 5-5 एकड़ में जमीन बांट दी। तो अब जो दोनों बेटों के 5-5 एकड़ की जमीन आ गई, तो हर एक इंडिविजुअल उस 5 एकड़ पे से ज्यादा हायर प्रोडक्शन लेना चाहेगा। पहले 10 एकड़ पे प्रोडक्शन आ रहा था, अब 5-5 एकड़ पे प्रोडक्शन करना है और ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा पैसा कमाना है। तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जितना करोगे उससे उतना ज्यादा प्रेशर जमीन के ऊपर पड़ेगा। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हायर पॉपुलेशन एरिया से प्रैक्टिस करी जाती है। मास लेवल पे बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, जिससे जमीन में प्रेशर आ जाता है। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी इसका क्या है बेटा, कारण है जिसकी वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जमीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। क्लियर बेटा। और लास्ट हमारी फार्मिंग टेक्निक कौन सी है बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग। अभी कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो नाम से निकल के आ रहा है, कॉमर्शियल शब्द निकला है कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन शॉर्ट पैसा कमाना उद्देश्य होता है कॉमर्स का। तो जाहिर सी बात है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्यों करी जा रही है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है बेटा, इस फार्मिंग को इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सके। और याद रखना, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या किया जा सके, ज्यादा कल्टीवेशन हो सके और ज्यादा कल्टीवेशन को बेच के क्या किया जा सके बेटा, ज्यादा पैसा कमा जा सके। लेकिन याद रखना बेटा, हर एक क्रॉप का कॉमर्शियलाइजेशन बराबर नहीं होता है, वो रीजन टू रीजन बदलता जाता है। फॉर एग्जांपल, पंजाब और हरियाणा का स्टेपल फूड है बेटा वीट। तो अगर वो लोग चावल का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो बेचने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, खाने के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उड़ीसा में चावल का कल्टीवेशन हो रहा है तो उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है चावल। तो याद रखना, कोई क्रॉप कॉमर्शियलाइजेशन कितनी होगी वो रीजन टू रीजन डिफर करेगा। पंजाब हरियाणा के लिए जो राइस है वो कॉमर्शियल क्रॉप है बेटा, क्योंकि वो बेचने के ऑब्जेक्टिव से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा के लिए सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वो कंज्यूम करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और याद रखना बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर एक और टेक्निक आती है, वो आती है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन का मतलब होता है जब एक सिंगल क्रॉप को लार्ज पीस ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है बेटा, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन। जैसे टी का कल्टीवेशन करना आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कॉफी का कल्टीवेशन कर्नाटका में, क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज हैं, क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन में किया जाता है। तो जब एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है एक बड़े पीस ऑफ लैंड पे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। और उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैपिटल और लेबर लगती है बेटा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और प्लांटेशन के अंदर हम जिस भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल कल्टीवेट करी जाती है, क्योंकि उसको इंडस्ट्रीज में जाके क्या किया जाता है बेटा, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना वगैरह, ये सब। टी जो है वो आसाम और नॉर्थ बंगाल की फेमस है, कॉफी जो है कर्नाटका की फेमस है बेटा, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स है। अब देखिए बेटा, इसका प्रोडक्शन किया जाता है मेनली मार्केट के लिए बेटा। तो जहां पे इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है वहां पे एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा और एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा बेटा, ताकि चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से क्या हो सके बेटा, जा सके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया होगा इसके आसपास, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़िया होगा, ताकि सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से ट्रेवल कर सके। तो ये होती है बेटा हमारे तीसरे तरीके की फार्मिंग, जिसका नाम क्या है बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग। समझ लीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा आगे देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं बेटा कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फिजिकल डाइवर्सिटीज है और साथ के साथ कल्चर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या है बेटा, पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग है। कुछ फूड क्रॉप्स होती हैं, कुछ फाइबर क्रॉप्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ मसाले हैं, ठीक है, कुछ कॉन्डिमेंट्स हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो इंडिया के अंदर क्या है बेटा, 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं, राबी,
खरीफ और जैद। याद रखना बेटा पूरा इंडिया जो है डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, हर जगह के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, टोपोग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है, रेनफॉल अलग है, टेम्परेचर अलग है, सॉइल अलग है, तो उस हिसाब से सीजन टू सीजन क्रॉप्स बदलती जाती है। तो 3 सीजन होते हैं बेटा, राबी, खरीफ और जैद। तीनों सीजन को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे राबी क्रॉप्स। तो देखिए राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है बेटा जो ग्रो करी जाती है विंटर में। अब विंटर कब आती है बेटा? अक्टूबर से दिसंबर। ये वाला जो सीजन चल रहा है जब मैं अभी क्लास ले रहा हूं, ये आपका विंटर का सीजन है, ठीक है। और इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है बेटा गर्मियों में, यानी कि अप्रैल जून में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। याद रखना राबी क्रॉप्स को विंटर में कल्टीवेट किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल से जून तक। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है? जैसे वीट, बार्ले, जो हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और सरसों हो गया। याद रखना बेटा गर्मी के टाइम पे गाड़ियां चला रहे होते हैं, सरसों के कीड़े आंखों में आ जाते हैं। राजस्थान वाले बच्चे अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि गर्मियों में जब अपन गाड़ियां चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, बिना चश्मे बिना हेलमेट के, तो आंखों में कीड़े घुस जाते हैं बहुत भयंकर तरीके से। पीला पहन के निकल जाओगे तो एकदम भूत बन जाओगे, कीड़े कीड़े आ जाएंगे कपड़ों के ऊपर। तो वो सरसों के कीड़े होते हैं बेटा, क्योंकि सरसों की कटाई होती है अप्रैल जून में, ठीक है। और याद रखना है बेटा इसे इंडिया के काफी सारे हिस्सों में ग्रो किया जाता है, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है बेटा। ये बात ध्यान रखना है बेटा। विंटर में इसका कल्टीवेशन किया जाता है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा। तो इरिगेशन फैसिलिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट इसे नहीं रहती है, विंटर रेनफॉल से इसका काम चल जाता है, और कैनाल्स के जरिए जो पानी आता है उससे भी इसका काम चल जाता है, ठीक है। हाउएवर द सक्सेस ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। याद रखना बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान में भी क्या हुआ है बेटा, काफी ज्यादा मात्रा में जो है रबी क्रॉप्स उगाई गई है। तो उससे भी क्या मिला है बेटा, रबी क्रॉप्स को एक तरीके से बूम ही देखने को मिला है। क्लियर है बेटा? पढ़ लो बेटा इसको। चलिए अब दूसरी क्रॉप सीजन देखिए बेटा, खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप जो है मानसून में ग्रो करी जाती है। जाहिर सी बात है खरीफ के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो करी जाएगी बेटा वो पानी ज्यादा मांगेगी, क्योंकि मानसून में से ग्रो किया जा रहा है, यानी कि हम बात कर सकते हैं जून जुलाई में, और हार्वेस्ट इसे कर लेते हैं बेटा सितंबर अक्टूबर में। याद रखना जून जुलाई के आसपास का कल्टीवेशन होता है, और सितंबर अक्टूबर में से क्या कर लेते हैं बेटा, हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे राइस मानसून में ग्रो किया जाएगा, भुट्टा, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सब का कल्टीवेशन जो है वो खरीफ के सीजन में किया जाता है। कौन कौन से रीजन में? जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन कौन कौन से हो गए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली तो कोकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पे से कल्टीवेशन किया जाता है। याद रखना बेटा चावल का कल्टीवेशन जो होता है वो पंजाब और हरियाणा में होता है, और अभी हमने पढ़ा है बेटा चावल का कल्टीवेशन पंजाब हरियाणा करता है, वो बेचने के ऑब्जेक्टिव से करता है। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसमें 3 तरीके की पैडी ग्रो करी जाती है, जिसका नाम है ओस, अमन और बोरो। ये बात ध्यान रखना बेटा, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 तरीके की पैडी को ग्रो किया जाता है, चावल को ग्रो किया जाता है 3 प्रजातियों की। एक का नाम है ओस, दूसरे का नाम है अमन, और तीसरे का नाम क्या है बेटा, बोरो। क्लियर है बेटा? इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। और लास्ट हमारा क्रॉपिंग पैटर्न देखिए बेटा क्या है, इन बिटवीन जैद, राबी और खरीफ सीजन के बीच में जो होता है एक शॉर्ट सीजन आता है बेटा गर्मियों का, जैसे मान के चलिए जैद सीजन। तो जैद को सो करते हैं बेटा अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में, और मान के चलिए इसे है ना जून जुलाई में से क्या कर लेते हैं बेटा, काट लेते हैं। गर्मियों में ग्रो करते हैं, गर्मियों में काट लेते हैं बेटा, इसे जैद कहा जाता है। जैसे वाटरमेलन तरबूज हो गया, मस्कमेलन खरबूज हो गया, खीरा ककड़ी हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर क्रॉप्स हो गए। और शुगर केन जो है 1 साल लेता है पूरा कल्टीवेट होने में, क्योंकि इसका इस क्रॉप का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है बेटा कि इसे साल भर लगता है। तो जैद क्रॉप क्या है बेटा, रबी और खरीफ के बीच में ग्रो करी जाती है, काट ली जाती है, शॉर्ट सीजन होता है, अप्रैल मई में ग्रो की गई और जून जुलाई में काट ली गई। आपको पता है गर्मियों में आता है बेटा तरबूज खरबूज खूब खाते हैं बच्चे बेटा ना, ठंडा फल होता है, मजा आता है। मम्मियां कहती है कि इसको पिया, इसको खाया करो, उससे पानी की कमी क्या होती है, पूरी होती है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? तो वो जैद क्रॉप्स ही है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, अब मेजर क्रॉप्स। अब ये बात ध्यान रखना बेटा, क्रॉप्स को हम 2 तरीके से समझते हैं। एक होती है बेटा आपकी फूड क्रॉप्स, जिसका हम कल्टीवेशन जो है खाने के लिए करते हैं, और एक होती है आपकी नॉन फूड क्रॉप्स, जिसका हम कल्टीवेशन खाने के लिए नहीं करते, जैसे रबर, कॉटन, जूट। ये क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स है, इनका कल्टीवेशन खाने के लिए नहीं किया जाता है। और फूड क्रॉप्स को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होती है विद ग्रेन्स, जिसके अंदर अनाज शामिल होता है। क्या शामिल होता है बेटा, अनाज। और एक होती है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जिसमें अनाज शामिल नहीं होता है, जैसे टी, कॉफी, शुगर क्रेन, क्रेन नहीं केन, ठीक समझे बेटा। क्रॉप्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक सेकेंड। क्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती है बेटा,
विद ग्रेन्स, यानी इसमें अनाज होता है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी। और एक होती है अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स का मतलब इसमें अनाज नहीं होता, जैसे टी, कॉफी, शुगर केन। नॉन फूड क्रॉप्स होती है जो खाने के लिए कल्टीवेशन नहीं किया जाता, जैसे रबर, कॉटन और अपना क्या हो गया बेटा, जूट वगैरह, ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं नॉन फूड क्रॉप्स में। तो इनको एक एक करके क्या करते हैं बेटा, तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप। फूड क्रॉप भी कौन सी, विद ग्रेन्स। फूड क्रॉप भी कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा हम, विद ग्रेन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस। तो याद रखना बेटा, इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है बेटा, उसका स्टेपल फूड क्या है बेटा, राइस। राइस मतलब चावल। और याद रखना, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा राइस का आफ्टर चाइना, यानी कि फर्स्ट पे है अपना बेटा चाइना और सेकंड पे कौन है बेटा, इंडिया, राइस की कल्टीवेशन में। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है बेटा इसका। याद रखना खरीफ क्रॉप है बेटा, क्योंकि चावल को ग्रो करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, आपको पता है, इसलिए खरीफ क्रॉप है बेटा। हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि लगभग 25 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा, और रेनफॉल इसको चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर। ठीक है, याद रखना जहां पे कम बारिश होती है सर, वहां पे ग्रो नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, लेकिन वहां पे फिर इरिगेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नॉर्थ के प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी बेटा ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो याद रखना बेटा, आजकल कैनल इरिगेशन बहुत चल रहा है, ट्यूबवेल्स हर जगह पे सेटअप हो गई है, तो उससे क्या हो गया बेटा, लेस रेनफॉल वाले एरिया में भी क्या हो जाता है, राइस आराम से ग्रो हो जाती है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, यहाँ पे पानी भी भरपूर है और हर एक किसान के पास क्या है बेटा, अपना साधन है बेटा कल्टीवेट करने का, पानी पहुंचाने का, तो उससे भी क्या हो जाता है, आराम से कल्टीवेशन हो जाता है। आगे देखिए बेटा, दूसरी क्रॉप कौन सी है बेटा, तो दूसरी आपकी वीट। वीट कौन सी है बेटा, गेहूं। तो याद रखना ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। तो पहली कौन सी थी सर, तो पहली थी बेटा राइस। ठीक है, ये मेन फूड क्रॉप है बेटा नॉर्थ वालों के, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की। रबी क्रॉप है बेटा, यानी कि सर्दियों में ग्रो करी जाती है बेटा ये, ब्राइट सनशाइन के टाइम पे, और जब इसे हार्वेस्ट किया जाता है बेटा तब समर होती है। ये बात ध्यान रखना बेटा, 50 से 75 सेंटीमीटर इसको चाहिए होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। एक तो गंगा सतलज प्लेन्स में से ग्रो किया जाता है बेटा नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सोइल रीजन जो है डक्कन प्लेटू की, वहां पे भी इसे ग्रो किया जाता है। और जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से बेटा, पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आपसे पूछ ले इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है बेटा गेहूं का, तो वो कौन हो जाएगा बेटा, आपका पंजाब हो जाएगा। क्लियर। तीसरा देखिए बेटा मिलेट्स। मिलेट्स में 3 चीजें आती है बेटा। मिलेट्स होता है मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। तो याद रखना बेटा, ज्वार, बाजरा, रागी जो है इंपॉर्टेंट मिलेट्स से जो ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, मोटा अनाज होता है बेटा और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसके अंदर। जैसे रागी, रागी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और रफेज पाया जाता है। रफेज का मतलब फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। तो ज्वार याद रखना बेटा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है बेटा, एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से। कम पानी में भी क्या कर जाती है बेटा, ज्वार जो है ग्रो कर जाती है, और इसे इरिगेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ज्वार कहां पे प्रोडक्शन होता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी दिखेगा, आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा और एमपी में भी दिख जाएगा। याद रखना लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है ज्वार का, महाराष्ट्र। अब बाजरा को देखिए बेटा, तो बाजरा जो है सैंडी सोइल या ब्लैक सोइल पे ग्रो करता है, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है बाजरा में, कहां पे होता है, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन खाया सबसे कम जाता है। खाया यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं जाता है, तबकि यहाँ का स्टेपल फूड जो है वो बाजरा है। हाँ, लेकिन अगर वेस्टर्न राजस्थान में चले जाए तो वहां पे आज भी लोग बाजरे की रोटी ज्यादा खाते हैं। यूपी में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात, हरियाणा में भी इसका प्रोडक्शन होता है। और रागी, रागी जो है वो भी बेटा क्या होता है, सूखी सीजन में ग्रो कर सकती है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी सॉइल इसको चाहिए होती है। और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है बेटा रागी के लिए, तो वो है कर्नाटका। बाकी तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में कल्टीवेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है बेटा, सारे के सारे, ये सारे के सारे हैं बेटा मोटे अनाज। कौन कौन से बेटा, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये सब क्या है, मोटे अनाज। एक और देख लो, ये क्या है बेटा, फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स। कौन से बेटा, ये है फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। और एक और बच रही बेटा मेज। मेज क्या होता है बेटा, भुट्टा होता है। ठीक है, भुट्टा जो होता है बेटा वो फूड क्रॉप भी और फॉडर भी है। फूड कैसे बेटा, देखो भुट्टा तो हम खा लेते हैं, लंबे तने पे ग्रो करता है बेटा, जो तना बच जाता है वो फॉडर यानी कि जानवरों के खाने के लिए काम में आता है। खरीफ क्रॉप है बेटा, टेम्परेचर से चाहिए 21 से 27 के बीच में, और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे ज्यादा ग्रो करता है। किस पे, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। याद रखना बेटा, बिहार के अंदर जो भुट्टा है वो रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मोस्ट प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका। सबसे ज्यादा कहां पे होता है भुट्टे का प्रोडक्शन, कर्नाटका। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश बेटा क्या है, यहां पे भी क्या किया जाता है बेटा, मेज का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से किया जाता है। अब पल्सेस क्या है बेटा, पल्सेस भी क्या, फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स है। पल्सेस यानी कि दालें। तो याद रखना बेटा, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इस वजह से कंज्यूमर भी है पल्सेस का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और साथ के साथ कंज्यूमर भी है बेटा, ये बात ध्यान रखना। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का होता है बेटा, प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है बेटा वेजिटेरियन डाइट वाले लोगों को। और कौन कौन सी दालों का प्रोडक्शन होता है, जैसे तुअर की दाल, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना और मटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा।
याद रखो बेटा, कम मॉइस्चर में भी ग्रो कर जाती है बेटा ये, और लेग्यूमिनस क्रॉप होती है बेटा। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनस क्रॉप इसे इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके सॉइल की फर्टिलिटी को वापस से रीगेन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अरहर के अंदर ऐसा नहीं होता है बेटा, अरहर वो चीज नहीं कर पाती है बेटा। अरहर की जो दाल का कल्टीवेशन है वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं होती है बेटा, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पाती नाइट्रोजन को फिक्स करके, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में से घुमाया जाता है। और सबसे ज्यादा दाल का प्रोडक्शन कहां पे होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो एमपी में होता है। उसके बाद देखा जाए तो यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी और कर्नाटका में भी है। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका एमपी हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये था फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं लेके आऊंगा आपके इसमें बेटा, उसमें हम फूड क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, और फिर बूदान ग्रामदान आंदोलन पढ़ के इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे बेटा, दी एंड कर देंगे। तो आज इतना ही पढ़ा बेटा हमने क्या पढ़ा बेटा, 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी, 3 टाइप्स ऑफ सीजन पढ़े बेटा क्रॉपिंग के, और आज हमने पढ़ी बेटा फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स, जिसमें हमने राइस पढ़ा, व्हीट पढ़ा, मेज पढ़ा बेटा, और मिलेट्स पढ़े जिसमें हमने पढ़ा बेटा ज्वार, बाजरा और रागी। ये सब हमने इसमें आज पढ़ने की क्या करिए बेटा, पूरी तरीके से कोशिश करिए, और पल्सेस भी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें क्या हो जाएगा बेटा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉलिटी के चैप्टर जेंडर, रिलीजन और कास्ट पे। तो सिंपल चैप्टर है बेटा, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, बस इसको पढ़ना है बार बार, क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।